नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कक्षा 10 के कार्बन और उसके यौगिक अभ्यास का अगला वीडियो है और सबसे आखिरी वीडियो भी है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि साबुन क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है और इसकी कार्यविधि समझते हैं। अच्छा, साबुन और अपमार्जक समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि इस दृष्टि से जल कितने प्रकार के होते हैं। तो साबुन की दृष्टि से या इस मामले की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मृदु जल और एक होता है कठोर जल। तो मृदु जल किसे कहते हैं? मृदु जल वह जल है जो साबुन के साथ में आसानी से झाग बना लेता है। और कठोर जल क्या है? कठोर जल वह जल होता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता या ना ही बनाता है, तो उसे कठोर जल कहते हैं। जो साबुन के साथ झाग बनाए वो मृदु जल है और जो साबुन के साथ में झाग ना बनाए वो कठोर जल है। अब कठोर जल की कठोरता दूर कैसे होती है? कठोर जल दो प्रकार के होते हैं। देखिए, जल दो प्रकार के हैं, एक मृदु और एक कठोर। फिर कठोर जल दो प्रकार के हैं, एक है अस्थायी रूप से कठोर जल और एक है अस्थायी रूप से कठोर जल। तो अस्थायी रूप से कठोर जल कौन होते हैं? अस्थायी रूप से कठोर जल वह होते हैं जिनकी कठोरता को जल को गर्म करके दूर नहीं किया जा सकता। और अस्थायी रूप से कठोर जल वह होते हैं जिनकी कठोरता को हम गर्म करके ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा कठोर जल जिसकी कठोरता को हम गर्म करके, उस जल को गर्म करके उसकी कठोरता को ख़त्म कर सकते हैं, वो अस्थायी रूप से कठोर जल कहलाता है। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में सारा कारण देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मृदु जल किसे कहते हैं? ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग बनाते हैं, ये तो हो गया। कठोर जल ऐसे जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाते, उसे कठोर जल कहते हैं। अब कठोरता जल की दो प्रकार की होती है। सबसे पहला अस्थायी कठोर जल। अब अस्थायी रूप से कठोर जल कैसे होते हैं? तो जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट उपस्थित होते हैं या क्लोराइड उपस्थित होते हैं या नाइट्रेट उपस्थित होते हैं, तो वो जल अस्थायी रूप से कठोर हो जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं, तो दूर करते हैं सोडियम कार्बोनेट की मदद से। सोडियम कार्बोनेट की मदद से, सोडियम कार्बोनेट जिसको Na2CO3 के नाम से जानते हैं, इसको डालकर हम लोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। अब कैसे? देखिए, जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड ये उपस्थित होते हैं तो जल अस्थायी रूप से कठोर होता है। अब जैसे कैल्शियम का हम सल्फेट ले लेते हैं, अगर किसी जल में Ca कैल्शियम का सल्फेट उपस्थित है, CaSO4 उपस्थित है, तो इसी की वजह से वो जल अस्थायी रूप से कठोर है। अब इसको दूर करना है तो हम उसमें सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे, Na2CO3 डाल देंगे। और जब हम इसमें Na2CO3 डालेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा? इसका दोनों Na इस SO4 के साथ निकल जाएगा, तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। अरे सॉरी, Na2SO4 बन जाएगा। और इसका Ca इसके CO3 के साथ में निकल जाएगा, बन जाएगा CaCO3। और ये तो जल में आबिलेय है, तो अवक्षेप के रूप में बैठ जाएंगे, और जल क्या हो जाएगा? मृदु हो जाएगा, यानी साबुन के साथ झाग बनाना शुरू कर देगा। अस्थायी कठोर जल है। अस्थायी, देखिए ये स्थायी है, ये अस्थायी है, तो अस्थायी कठोर जल है। तो इसमें इसकी उपस्थिति कैसे होती है? तो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। अब इसे दूर करना है, तो जैसे मान लीजिए जल में कैल्शियम का बाइकार्बोनेट उपस्थित है। अब कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। अब क्या करना है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना है, तो इसको केवल गर्म कर दो तो जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। तो इसे गर्म कर देते हैं तो दूर हो जाएगा। केवल तुम्हें गर्म कर देना है बस। और गर्म करने से क्या बनेगा? एक तो बनेगा CaCO3 आबिलेय रूप से नीचे बैठ जाएगा, काम खत्म। एक बनेगा पानी का अणु और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर क्या होगा? हमारा जो अस्थायी रूप से कठोर जल है वो क्या हो जाएगा? मृदु। तो
अस्थायी रूप से कठोर जल की कठोरता दूर करनी है तो दूर करने के लिए केवल और केवल गर्म कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, जल की चाहे अस्थायी कठोरता हो या अस्थायी कठोरता हो, सोडियम कार्बोनेट को उसमें डालकर गर्म करने से दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो जाती हैं। पर अस्थायी रूप से कठोर है तो केवल गर्म करने से भी दूर हो जाते हैं। ये रिएक्शन होता है उसमें। अब चलिए हम लोग साबुन समझते हैं। अब चलिए अगला टॉपिक है हमारा साबुन और अपमार्जक। तो साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है। सबसे पहला चीज़, साबुन किसे कहते हैं, तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। साबुन की परिभाषा है उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्ल माने बड़े अम्ल, बड़े बड़े ग्रुप वाले। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। और अपमार्जक जिसे डिटर्जेंट भी कहते हैं, तो अपमार्जक क्या है, तो उच्च वसीय अम्लों के सल्फोनिक या अमोनियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं। अब देखिए इनका परिभाषा, साबुन किसे कहते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट किसे कहते हैं, तो उच्च वसीय अम्लों के सल्फोनिक या अमोनियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं। अब हम लोग समझते हैं साबुन बनाने की विधि क्या है। तो साबुन बनाने की विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं रिएक्शन में। पहले कोई उच्च वसीय अम्ल ले लीजिए, कोई बड़ा सा उच्च वसीय अम्ल। तो उच्च वसीय अम्ल क्या है, एक ले लेते हैं हम लोग CH2CO या COO और फिर C17H35। ये किस चीज़, और ये यहाँ पर ये बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये किस चीज़ का सूत्र है, ये एक उच्च वसा का सूत्र है। स्टीएरिन कहते हैं उसे, स्टीएरिन। तो ये स्टीएरिन नाम के वसा का सूत्र है। अब रिएक्शन कैसे करवाते हैं, इसमें हम डाल देते हैं NaOH। और जब NaOH को डालते हैं तो रिएक्शन कैसे होता है, देखिए संतुलित करने के लिए 3 NaOH ले लीजिए। अब रिएक्शन होगा कैसे, तो रिएक्शन होता कैसे है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो होगा क्या, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। ऐसे हर जगह से ब्रेक होगा, हर जगह से। तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस। यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। अब इसके बाद NaOH में भी यहाँ से ब्रेक होगा। 3 NaOH है, प्रत्येक NaOH में जब टूटेगा तो Na प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। फिर क्या होगा, जो OH है ये माइनस वाला प्लस वाले से जुड़ेगा और प्लस वाला माइनस वाले से जुड़ेगा। अब क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 3 NaOH है तो 3 Na प्लस और 3 OH माइनस मिलेगा। अब देखिए क्या होगा, CH2 है जिस पर प्लस चार्ज है, फिर इससे जुड़ा है एक CH, इस पर भी प्लस चार्ज है, और एक है इससे जुड़ा है CH2 और इस पर भी प्लस चार्ज है। अब तीनों प्लस वाले से 3 NaOH में से 3 OH मिला और OH पर माइनस चार्ज है तो माइनस वाला आकर इन तीनों पर प्लस था तो इनसे जुड़ गया OH OH OH। और ये जो अलग हुआ, ये अलग हुआ तो इसके 3 पार्टिकल हैं और 3 के तीनों सेम टू सेम है। देख लीजिए C17H35COO, 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 यानी हमें 3 पार्टिकल प्राप्त हुआ C17H35COO, C17H35 और इससे जुड़ा है COO। यहाँ पर देख लीजिए, और प्रत्येक से ये Na प्लस, क्योंकि इन पर माइनस है, इन सब पर माइनस है और 3 माइनस है और 3 हमारे पास सोडियम का भी है तो तीनों Na आकर जुड़ गए। यहाँ पर एक सोडियम है, एक NaOH से एक Na और एक OH मिला, 3 पार्टिकल से 3 Na और 3 OH मिला तो तीनों पर माइनस था, तीनों से एक एक Na जुड़ गए तो C17H35COO Na हमें 3 कण मिला और यही हमारा साबुन का सूत्र है, यही हमारा साबुन का सूत्र है। और ये कौन सा साबुन है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सोडियम स्टीएरेट। इसका नाम है सोडियम स्टीएरेट, सोडियम स्टीएरेट। देख लीजिए, फोटो खींचिए,
साबुन की कार्यविधि, साबुन कार्य कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, किस तरह से काम करता है। तो साबुन की कार्यविधि समझते हैं हम लोग। साबुन की कार्यविधि में ये देखिए, जैसे साबुन का मैंने सूत्र बताया C17H35 COO, इस तरह से। तो इतना बड़ा पार्टिकल है। अब होता क्या है, ये C17H35 ये बहुत बड़ा सा एक श्रृंखला है 35 अणुओं का, तो बहुत बड़ा सा है। और यहाँ सर पर रखा होता है ये COO, यहाँ पर क्या है, ये इतना बड़ा, ये इतना है, ये इतना, ये है, और ये इतना है, ये, यानी ई समझ लीजिए ये है COO और C17H35 इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा है। अब यहाँ पर क्या है, COO और इतना बड़ा C17H35। अब होता क्या है, जैसे ही पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलते ही ये C17 यहाँ पर ये जो COO का अणु है, इसमें से ये टूटकर अलग हो जाता है। और जब टूटकर अलग होता है तो होता क्या है, देखिए यहाँ से टूटकर अलग होगा, तो जैसे ही अलग होगा ये बचा केवल COO और COO पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये इतना बचा। जब हम इस साबुन के अणु को पानी में घोलते हैं तो साबुन के प्रत्येक कण में से ये सोडियम टूटकर अलग हो जाता है, और जैसे ही सोडियम टूटकर अलग होगा तो सोडियम पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और जैसे सोडियम पर प्लस चार्ज आएगा तो COO पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और COO यहाँ पर है, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और C17H35 ये इतना बड़ा पूंछ है, तो इसको क्या कहते हैं, इस पूंछ को, इसको कहते हैं कार्बनिक श्रृंखला, कार्बनिक श्रृंखला। और ये क्या है, ये है आयनिक सिरा, आयनिक सिरा। अब क्या होता है, एक टंकी में पानी लिए, एक टंकी है, इसमें क्या भरा है, पानी भरा है। अब जब इस टंकी में पानी है तो पानी एक ध्रुवीय यौगिक है। पानी क्या होता है, ध्रुवीय होता है। जो पानी होता है H2O, इसमें ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और इसमें ऑक्सीजन पर होता है हल्का सा माइनस चार्ज, और इस पर होता है हल्का सा प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पर होता है हल्का सा प्लस चार्ज। अब पानी का प्रत्येक कण इस तरह से है। अब जैसे ही साबुन को उसमें डालते हैं तो ये प्लस वाला, हाइड्रोजन में प्लस वाला देखिए डबल डबल है, माइनस वाला एक का है, तो प्लस वाले से ये माइनस वाला चिपकने लगता है, आकर्षित होने लगता है। इसीलिए इसको कहते हैं जलरागी सिरा। इस सिरे को क्या कहते हैं, जलरागी, राग माने प्यार करने वाला, जलरागी सिरा। ये पानी पर हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज से माइनस चार्ज जब आकर्षित होता है, चिपकने लगता है, तो ये जल में मिलना चाहता है, जल में घुल जाना चाहता है, तो ये जलरागी सिरा है। और ये क्या है, ये कार्बनिक सिरा है, और कार्बनिक सिरा दूर भागता है, पानी से नफरत करता है। ये किससे चिपकना चाहता है, ये कार्बनिक है तो कार्बनिक से ही चिपकना चाहता है, इसलिए ये होगा जल विरागी, जल विरागी सिरा, मतलब कि पानी से नफरत करने वाला सिरा। तो जब हम पानी में डालते हैं तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा कपड़ा है, ये मान लीजिए हमारा कपड़ा है। अब इस कपड़े पर यहाँ पर मैल लगा है, गंदगी लगी है, यहाँ पर मान लीजिए गंदगी लगी है, ये कपड़े पर गंदगी लगी है। अब जैसे ही इस कार्बनिक सिरा को, मतलब साबुन को पानी में घोलेंगे, तो साबुन को घोलेंगे तो सोडियम के जो कण हैं, सोडियम के कण तो अलग हो जाएंगे और इधर उधर ऐसे पानी में घूमेंगे, और इसका क्या होगा, इसका ये जो कार्बनिक सिरा है, जो जल विरागी सिरा है, ये जल विरागी सिरा इससे चिपक जाएगा, इससे चिपक जाएगा, इससे चिपक जाएगा। ये जो जल विरागी सिरा है, जो पूंछ है, ये कार्बनिक है, और जो मैल होता है ये भी कार्बनिक ही होता है, तो समान में घुल जाता है। तो ये क्या करेगा, पूंछ जो होगा ये इस मैल से चिपक जाएगा, और इस पर माइनस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। ये क्या होगा, ये पानी क्या होगा,
का जो प्लस वाला है ये इसको खींचेगा। अब क्या है, यहाँ पर इसने इसको पकड़ रखा है और ये वाला सिरा क्या हो रहा है, ये पानी की तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, इस टंकी में, जो टंकी है इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें जो कपड़ा रखा है, इस कपड़े से मैल जो है, मैल छूटकर बीच में आ जाएगा और इससे जो बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे जुड़े हुए हैं। इस तरह से, मतलब कि जब हम गंदे कपड़े को इसमें डालकर और साबुन को डालते हैं तो साबुन का जो कार्बनिक सिरा है, कार्बनिक सिरा जलविरागी सिरा होता है और कार्बनिक सिरा पानी में नहीं रहना चाहता, ये मैल में रहना चाहता है, मैल को, तो ये क्या होगा, कपड़े के मैल से चिपक जाएगा। और ये वाला सिरा, माइनस वाला सिरा, सोडियम टूटकर अलग होगा तो इस पर माइनस आ जाएगा। और माइनस वाला सिरा, देखिए जो पानी का प्रत्येक कण होता है, पानी के प्रत्येक कण में हाइड्रोजन पर हल्का सा प्लस चार्ज होता है, इस पर हल्का सा प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर हल्का माइनस चार्ज होता है। अब ऑक्सीजन तो एक ही है और ऑक्सीजन से ज़्यादा हाइड्रोजन की संख्या है, तो इससे क्या होगा, ये जो प्लस वाले हाइड्रोजन है, इस प्लस वाले से ये माइनस वाला आकर्षित होगा, यानी पानी के प्रत्येक कण से सोडियम का ये हिस्सा, मतलब साबुन का ये वाला हिस्सा आकर्षित होगा। फिर क्या होगा, ये जो सिरे हैं ये सब के सब चिपक जाएंगे इससे, और चिपकने के बाद क्या होगा, ये माइनस वाला हिस्सा, इसको ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा पानी में जाने के लिए, और जब ये खींचेगा और ये इससे चिपका हुआ है तो मैल को लेकर ये लोग पानी में आ जाएंगे और फिर क्या होगा, हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। और इस तरह से ये जो संरचना बनी, इसी को कहते हैं मिसेल। और ये पूरी जो प्रक्रिया हुई, इसी को कहते हैं मिसेल निर्माण की प्रक्रिया। तो ये हो गया। अब एक बात और ध्यान में रखिए, देखिए जो अपमार्जक होता है, डिटर्जेंट होता है, वो कठोर जल में भी झाग देता है और मृदु जल में भी झाग देता है, लेकिन जो साबुन है वो केवल और केवल मृदु जल में झाग देगा, कठोर जल में झाग नहीं देगा। इसलिए अपमार्जक की मदद से हम नहीं बता सकते कि कौन सा जल कठोर है और कौन सा जल मृदु है, क्योंकि वो सब में झाग देगा। और साबुन की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सा जल कठोर है और कौन सा मृदु है, क्योंकि साबुन क्या होगा, मृदु जल में झाग देगा, कठोर जल में नहीं देगा। कठोर जल में नहीं देगा तो कह देंगे कि ये कठोर है, इसलिए नहीं दे रहा है।